अर्थशास्त्र 12वीं कक्षा, तीसरा चैप्टर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। 1990 का दशक सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी विश्व और भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट समय था। 1990-91 तक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था एक नियोजित प्लानिंग अर्थव्यवस्था से निकल के नई आर्थिक नीति 1990-91 के तहत एक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आधारित अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होने लगी। उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अध्यक्षता में जो नई आर्थिक नीति 1990-91 में आई, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहा जाता है। 1947 से लेकर 1990 तक का जहां समय नियोजित और राज्य समर्थित अर्थव्यवस्था थी, वहीं पे 1990 के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण समर्थित अर्थव्यवस्था अभी तक जारी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो 1990-91 में भारत की अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा, इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो ये है कि खाड़ी युद्ध होने के कारण, प्रथम खाड़ी युद्ध होने के कारण तेल की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिसके कारण तेल खरीदने के लिए बड़ी अधिक मात्रा में मुद्रा देनी पड़ रही थी। दूसरा, सरकारी क्षेत्र भारत में बहुत घाटे में जा रहे थे, महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे थी और जो पैसे की वैल्यू थी वो भी काफी गिर चुकी थी। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा लगभग खाली हो चुका था। इसके साथ ही सरकारी खजाना जो भी था वो ऐसा हो गया था कि अब हमें सोना गिरवी तक रखने की नौबत आ चुकी थी। ऐसे समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने नई आर्थिक नीति को प्रस्तुत किया। ये नई आर्थिक नीति अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक सबसे बड़े आर्थिक सुधार के रूप में गिनी जाती है, जिसके तीन आधार हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG। जिसमें उदारीकरण का अर्थ यह है कि भारत में कोई भी उद्योग धंधे शुरू करने से पहले वो लाइसेंस, परमिट, कोटा से गुजरना पड़ता था, लेकिन उदारीकरण की नीति को अपनाते हुए इस क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रित, सीमित या खत्म करने की कोशिश की गई और दूसरे देशों के मल्टीनेशनल कंपनियों को, दूसरे देशों को एक तरह से भारतीय बाजार उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। निजीकरण का मतलब यह है कि जो सरकारी क्षेत्र में घाटे में जा रहे हैं या जो सरकारी क्षेत्र बिल्कुल पूरी तरह से अपना ये जो कहते हैं कि अपना परफेक्ट नहीं दे पा रहा है और जिसमें संभावनाएं काफी कम है, उसको एक तरह से प्राइवेट की प्रक्रिया या निजीकरण की प्रक्रिया की तरफ भी ले जाने की कोशिश की गई। वैश्वीकरण वो उस अवस्था को कहते हैं जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए एक तरह से आर्थिक क्षेत्र में एक्सचेंज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से वैश्वीकरण के तहत जुड़ जाती है और इसी के तहत भारत 1995 में WTO का मेंबर भी बना। अब ये क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने 1990 से पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था देखा है, तो उस समय नियोजित
अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजना या फिर सरकारी नौकरियां, इन सब की वैल्यू बहुत ही अधिक थी। लेकिन 1990 के 91 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली और भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरह से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की ओर बढ़ चली। आपको याद होगा कि चाइना ने 1978 में ही डेंग शाओपेंग के नेतृत्व में ओपन डोर की पॉलिसी के तहत, खुले द्वार की नीति के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोल दिया था और जिसके कारण वो बहुत तेजी से आगे बढ़े। आज भारत की ये नई आर्थिक नीति 1990-91 में शायद नहीं आई होती तो भारत कभी भी ये तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर नहीं होता। इसके लिए हमें उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो बाद में चल के एक प्रधानमंत्री भी बने। उनकी दूरदर्शिता और अर्थव्यवस्था पे उनकी समझ ने हमें आज इस मुकाम पे पहुंचाया। नई आर्थिक नीति के जो क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक परिणाम हैं, इसकी भी चर्चा करनी जरूरी है। तो नई आर्थिक नीति जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कही जाती है, उसके कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। जैसे मैंने कहा कि भारत एक उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया और इस समय तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो ये नई आर्थिक नीति का ही रहा है, क्योंकि इसके बाद भारतीय समाज एक गरीबी से निकल के एक मिडिल क्लास के रूप में स्थापित हुआ और उस मिडिल क्लास ने भारत के अंदर एक बहुत बड़ा बाजार स्थापित किया। विश्व अर्थव्यवस्था से हमारा जुड़ाव हुआ, हमारी वस्तुएं, तकनीक, संसाधन दूसरे देश में, दूसरे देश के हमारे देश में, हमने उनको बाजार दिया, उन्होंने बाजार दिया। तो एक तरह से वस्तुएं और तकनीक का एक्सचेंज देखने को मिला। नई नई तकनीक हमारे देश में आने लग गई। उपभोक्ता वस्तुएं जो पहले इतने नहीं थी, सस्ते दामों पे उपभोक्ता वस्तुएं बाजार में आ गई, जिससे कि मार्केट के अंदर एक कंपटीशन देखने को मिला और सबसे ज्यादा इसका फायदा उपभोक्ता को हुआ, क्योंकि वो किसी एक वस्तु के एक कीमत के लिए पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पाया, क्योंकि उसके सामने बेहतरीन वस्तुएं बेहतरीन तकनीक के साथ और सस्ते दामों पे उपलब्ध हो गई। नए रोजगार सेक्टर उपलब्ध हुए, जैसे कि कॉल सेंटर। आज के समय में आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। 1990-91 के बाद आईटी सेक्टर ने सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिए और मुझे लगता नहीं है कि अगर नई आर्थिक नीति ना आई होती, ये अर्थव्यवस्था का सुधार नहीं हुआ होता, तो शायद इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश में नए नए रोजगार अवसरों उपलब्ध भी नहीं होते। अब जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। तो ये नई आर्थिक नीति के क्या नकारात्मक परिणाम भी निकले। तो भाई परिणाम नकारात्मक निकले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे नकारात्मक परिणाम तो ये निकला कि राज्य की कल्याणकारी भूमिका कम हुई है। पहले राज्य के अंदर सरकारी विभाग होते थे, बहुत ज्यादा सरकारी नौकरियां लोगों को मिल जाती थी। राज्य ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी कार्य जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बड़े पैमाने पे बनाता था, बनाता अभी भी है, लेकिन उसका एरिया थोड़ा कम हो गया है। दूसरा ये है कि भाई हमारी पूर्वी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण वस्तु, सेवाओं, तकनीक का जो इतने बड़े पैमाने पर आदान प्रदान हुआ, तो पूर्वी संस्कृति पे पश्चिमी संस्कृति का भी प्रभाव देखने को मिला। आर्थिक असमानता बढ़ी है। कुछ व्यापारी वर्ग, पूंजीपति वर्ग इस नई आर्थिक नीति से बहुत अधिक अमीर हुए, पैसा उनके पास ज्यादा सिमटा और मजदूर, किसान या निम्न वर्ग है जो है आर्थिक रूप से, उनको इतना फायदा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। देश के अंदर बड़े कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के आने से लघु उद्योग और कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। राज्य के अंदर थोड़ी गरीबी और बेरोजगारी का स्तर भी थोड़ा बढ़ा।